जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी 10+2 इंटर लेवल पर जो नई भर्ती आई है उसके लिए साथियों आज स्क्रीन पब्लिकेशन के बुक से एक न्यू मॉडल प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं। और साथियों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार एसएससी 10+2 के एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस 150 प्रश्न में से 70 से 75 प्रश्न आपके केवल और केवल जीके, जीएस और करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। और साथियों स्क्रीन पब्लिकेशन बुक की बात करें तो ये स्पेशल बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये प्रैक्टिस सेट की बुक है। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो साथियों इस बुक को पढ़कर आप लोग अपने तैयारी को काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाकर ले सकते हैं। तो साथियों हम लोग संपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की तैयारी करने वाले हैं, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली दोपहर 3 बजे से, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए आज आपका क्लास 1 चलेगा। तो चलिए साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो साथियों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। आंसर करने के लिए आपको नीचे लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो साथियों यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी। कौन थे? तो संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा दूसरा ऑप्शन सही जवाब है। और यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो याद रखिएगा संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, इस प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ध्यान रखेंगे कैसा अध्यक्ष था? तो अस्थायी अध्यक्ष था। और इसी के ठीक दो दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस दूसरे बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। तो अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा था? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे आप सभी। अशोक कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। ध्यान रखेंगे। और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा संघमित्रा। याद रखिएगा अशोक की पुत्री थी संघमित्रा, इन्हीं को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने कहाँ पर भेजा था? तो विदेशों में भेजा था। और संघमित्रा ने वहाँ पर जहाँ पर प्रचार करने के लिए भेजा था वहाँ पर धर्म संगिनी संघ की स्थापना की थी। याद रखिएगा धर्म संगिनी संघ। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि धर्म संगिनी संघ की स्थापना किसने किया था? तो अशोक की पुत्री संघमित्रा ने। चलिए आगे देखिए, चौथ क्या था? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, चौथ क्या था? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर, इसी को चौथ कहा जाता था। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। शिवाजी के माता का नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा जीजाबाई। क्या था? तो जीजाबाई। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए शिवाजी के पिता का नाम क्या था। चलिए आगे देखिए, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है और साथियों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चले। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका सही जवाब है जयप्रकाश नारायण ने। याद रखिएगा किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। यहाँ से प्रश्न बनेगा
कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। और याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है, जबकि लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दिया गया है। चलिए आगे देखिए, ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? देखिए ओडिशा का जो कोणार्क मंदिर है इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है और यह मंदिर यूनेस्को की सूची में शामिल एक विश्व धरोहर स्थल है, जो कहाँ पर है? तो ओडिशा में है कोणार्क मंदिर। और इसको किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा राजा नरसिंह देव प्रथम ने। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पूर्वी गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, याद रखिएगा लगभग 1200 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन वृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है क्योंकि उन दिनों, चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। चंद्रमा एवं पृथ्वी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये नहीं होगा। सूर्य तथा चंद्रमा लंबवत होते हैं, ये भी नहीं होगा। सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं, ये बिल्कुल सही है। देखिए जब भी सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होता है तो क्या होता है? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है। तो याद रखिएगा तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? चलिए फटाफट से 7 के लिए आंसर बताएंगे। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग डेली दोपहर 3 बजे से। और पीडीएफ की बात करें तो इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? तो याद रखिएगा उर्दू। उर्दू क्या है? तो बिहार की द्वितीय राजभाषा है। और बिहार राज्य की प्रथम राजभाषा पूछे तो हिंदी है, याद रखिएगा। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? चलिए बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आप लोग 8 के लिए आंसर बताएंगे। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो साथियों यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है गुरु हरगोविंद सिंह। याद रखिएगा सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव, इन्हीं का पुत्र है गुरु हरगोविंद, जिन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो इनका जन्म पूछा जाता है जो कि 1666 में हुआ था पाटलिपुत्र में। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। सारे फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती हैं? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। बेड़िया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पर पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा बिहार के मुंगेर जिला में बेड़िया नामक जनजाति पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। नालंदा से संबंधित एक प्रश्न हमको याद आ रहा है, याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय तो किसने बनवाया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। इसे भी ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? तो देखिए संविधान के अनुसार किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक, याद रखिएगा 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया अधिकतम? तो आंसर क्या हो जाएगा 500, इससे अधिक नहीं हो सकता है। अब चलिए बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, जबकि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। तो सारे फैक्ट को ध्यान रखना है। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन यानी कि सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। 13 अप्रैल, 13 अक्टूबर,
21 जून या फिर 21 मार्च को? तो देखिए साथियों, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन जो होता है ये 21 जून को होता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति कहा जाता है और इसी 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखना है। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? चलिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति 1651 में किसने दिया था? तो मुगलों ने। और बंगाल में किस स्थान पर दिया था? तो याद रखिएगा, कासिम बाज़ार में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है, कासिम बाज़ार में। आगे देखिए, दीव एक द्वीप है। आंसर कीजिए फटाफट से, दीव एक द्वीप है। तो यहाँ पर 13वें प्रश्न का सही जवाब है, गुजरात से हटकर एक द्वीप है क्या? तो दीव याद रखेंगे, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? तो देखिए, भूबद्ध सागर के उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे कि अरल सागर है, मृत सागर है, कैस्पियन सागर है, सॉल्टन सागर है। ये सभी क्या है? तो भूबद्ध सागर है। तो देखिए, यहाँ पे अरल सागर दिया हुआ है। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो यहाँ से आपको राज्य के नाम भी ध्यान रखना है। शिव सुंदरम जलप्रपात किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक राज्य में। किस नदी पर? तो कावेरी नदी पर। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई पूछे तो 90 मीटर है, ध्यान रखेंगे इसे भी। गोदावरी नदी की लंबाई पूछा जाता है जो कि 1465 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। सारे फैक्ट को ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चलिए 16 के लिए आंसर कीजिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए, सर्वप्रथम हसरत मोहनी ने कोलकाता के एक श्रमिक हड़ताल के दौरान इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था, लेकिन इस नारे को आम बनाने का श्रेय जाता है भगत सिंह को। तो इसलिए आंसर आपका यहाँ होगा भगत सिंह, ना कि हसरत मोहनी। चलिए, अगर भगत सिंह ऑप्शन में ना रहे तो आप लोग आंसर कर सकते हैं हसरत मोहनी, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग भी कॉपी में लिख लीजिए हसरत मोहनी। भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा है? सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए। तो देखिए, वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के 1882 के उपन्यास जो कि आनंद मठ है, इसी की कविता है वंदे मातरम। तो इसको किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम को। और वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत है। जबकि भारत का राष्ट्रगान पूछे जन गण मन है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1913 में। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में, गीतांजलि के लिए दिया गया था। प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सा है? चलिए 18 के लिए आंसर कीजिए, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये है डच के LM एयरलाइन। ये क्या है? तो प्राचीनतम एयरलाइन है। श्रेष्ठ कलाकृति हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? और देखिए साथियों, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को भी लाइक करें। तो देखिए, हंस दमयंती की बात करें तो श्रेष्ठ कलाकृति है और इसको चित्रित किया है किसने? तो याद रखिएगा, राजा रवि वर्मा ने। कब चित्रित किया है? तो डेट भी याद रखिएगा, 1889 में पूछा जा सकता है।
हेमा मालिनी को पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? चलिए भी इसके लिए आंसर कीजिए। हेमा मालिनी की जो पहली हिंदी फिल्म थी वह किस वर्ष में आई थी? तो याद रखिएगा 1968 में। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है 1968 में। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? चलिए बिल्कुल आराम आराम से आंसर करना है। किसने रघुपति राघव राजा राम को लिखा है? तो साथियों यहाँ पर 21 का आंसर हो जाएगा विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। याद रखिएगा चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है, लेकिन इसे महात्मा गांधी द्वारा व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाया गया था इस भजन को, रघुपति राघव राजा राम। चलिए आगे देखिए, भारत में खालिस्तान में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो देखिए भारतीय सिक्का जो संशोधन अधिनियम है ये 1955, याद रखिएगा 1955, जो 1 अप्रैल 1957 को लागू किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष में नया पैसा का परिचय कराया गया था, जो कि 1964 में उसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो याद रखिएगा 1957। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए, राजस्थान से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा सुई सिनी। ये कहाँ का है? तो राजस्थान का है। रौब की बात करें तो जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। झोरा उत्तराखंड का है। विधि कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिएगा वट, जिसको बरगद भी कहा जाता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। ये भारत का क्या है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? निम्नलिखित में से किसने 1506 में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो आगरा शहर के बारे में हमने आपको काफ़ी बार बताया है कि आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया गया था। और 1504 में किया गया था, किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो साथियों बलवंत राय मेहता कमेटी की बात करें तो इस कमेटी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना की सिफारिश की थी। कौन कौन सा? तो ग्राम पंचायत था, ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद जिला स्तर पर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ग्राम, ब्लॉक और जिला। सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो साथियों सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है ये कहाँ पर है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा है। बिहार ने कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान पूरा किया है? चलिए 29 के लिए आंसर कीजिए। बिहार ने कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता अभियान को पूरा किया है? तो याद रखिएगा टोटल 24 जिलों में। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। काला रंग का ध्वज क्या दर्शाता है? तो यहाँ से आपको काला, सफ़ेद और लाल तीनों ध्यान रखना है। तो काला रंग का ध्वज जो है ये विरोध को प्रदर्शित करता है, और लाल झंडा का मतलब होता है युद्ध का संकेत, और सफ़ेद का मतलब होता है शांति का प्रतीक। स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयरफोर्स कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। मंदी की परिभाषा क्या है? देखिए ऑप्शन 1 में दिया गया है कि मर्यादित समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है, ये मंदी है। वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग और उत्पादन गिरता है, ये भी मंदी है। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। वह समय
जिसमें मांग के अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है, ये भी मंदी है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। अरुणाचल प्रदेश पर किस हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है? चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट। और इस हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में, याद रखिएगा। और गुवाहाटी न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात करें तो इसकी अधिकारिता के तहत जो है असम आता है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी इसके क्षेत्राधिकार में आता है गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत में वर्तमान में टोटल अभी कितने हाई कोर्ट है? अकबरी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो बहुत ही सिंपल है, अकबरी मस्जिद कहाँ पर है? तो मनेर में स्थित है। कहाँ पर? तो मनेर में। महाबलेश्वर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों महाबलेश्वर की बात करें तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र, याद रखिएगा। और महाबलेश्वर जो है यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित एक हिल स्टेशन है महाबलेश्वर। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो राज्यसभा की बात करें तो ये क्या है? तो संसद में देखिए 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऊपरी सदन यानी कि अपर हाउस जो है राज्यसभा को कहा जाता है। और राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है अध्यक्ष यानी स्पीकर के निर्वाचन में। आगे देखिए डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? सही विकल्प को चुने। तो डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। तो यहाँ पे ग्रीक भाषा होगा। मार्टर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में गलत कथन चुने। तो देखिए यह मिसाइल जो है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। यह मिसाइल ईरान और रूस द्वारा, यहीं पे गलत दिया गया है। यह मिसाइल जो है ईरान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे रूस नहीं होगा, सिर्फ ईरान होगा। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। यह मिसाइल ईरान की है, ये सभी सही है। बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बहुत ही सिंपल है, बिहार राज्य का जो गोपालगंज जिला है ये प्रसिद्ध है सोरा उत्पादन के लिए। किसके लिए? तो सोरा उत्पादन के लिए। डिफेंस फोर्सेस की सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास होता है? तो यहाँ पर 41 का आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास, याद रखिएगा। राष्ट्रगीत का प्रथम गान कब हुआ था? तो हमारा राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम है। और इसका प्रथम गान कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे राष्ट्रगीत पूछा गया है तो एक भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ पे सही कर लेंगे, राष्ट्रगान होना चाहिए। राष्ट्रगान जो है जन गण मन है। और जन गण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगीत पूछा जाता है वंदे मातरम, जो कि 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो गीत होगा तो 1896 और गान होगा तो 1911, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें, चलिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग देश के नीति निर्माण कार्य तथा प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी पणजी गोवा में स्थित है। तो इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो 44 का आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में, याद रखिए कहाँ पर? बिहार राज्य में। भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने किया था? तो अभी हमने आपको बताया बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान और भी थी, जैसे, यानी लाल बहादुर शास्त्री को और किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा शांति दूत भी
कहा जाता था, शांति का प्रतीक कहा जाता था भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को। चलिए आगे देखिए, मैग्सेसे अवार्ड रमन मैग्सेसे के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधार कार्यक्रम से साम्यवादी लोगों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मशहूर थे। वे थे फिलीपींस के प्रमुख, स्पेन के प्रमुख, स्कॉटलैंड के प्रमुख या फिर मलेशिया के प्रमुख। तो बहुत ही सिंपल है, वे कौन थे? तो फिलीपींस के प्रमुख थे। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। बाबर कौन था? तो इन्होंने ही मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा तुजुक ए बाबरी, याद रखिएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? चलिए 49 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए जो बिहार पुलिस वाले हैं, अगर आप लोग ये भी क्लास देख रहे हैं तो ये क्लास भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है ये बरौनी में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये एयरपोर्ट कलकत्ता में स्थित है और कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे देखिए, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। देखिए नॉटिकल माइल ये दूरी की इकाई है और इसका उपयोग किस में होता है? तो नौ संचालन में। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो छोटी जी जो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण है वह कैसा हो जाता है? तो इसके बारे में हमने आपको बहुत बार बताया था। देखिए छोटी जी की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण ये मैक्सिमम कहाँ होता है? तो पोल पर, यानी कि ध्रुव पर क्या होता है? छोटी जी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। और न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो भूमध्य रेखा पर, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो भूमध्य रेखा पर छोटी जी का मान क्या होता है? सबसे मिनिमम होता है। और सबसे मैक्सिमम कहाँ पर होता है? तो पोल पर। तो यहाँ पे पूछा गया भूमध्य रेखा से, यानी कि मिनिमम से ध्रुव की ओर। तो मिनिमम से मैक्सिमम की ओर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा या फिर घटेगा? तो बहुत ही सिंपल है, ये बढ़ेगा, याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि छोटी जी का मान शून्य कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के सेंटर पर छोटी जी का मान शून्य होता है और पृथ्वी की सतह से ऊपर या फिर नीचे जाने पर छोटी जी का मान जो है वो घटता है। तो सारे फैक्ट को ध्यान रखें। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा बढ़ता है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो बहुत ही सिंपल है, ध्वनि का तारत्व जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसलिए ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि का तारत्व भी अधिक होता है। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो सुदूर संवेदन यानी सेंसिंग कहा जाता है। आगे देखिए, ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? तो हेड मिरर जो होता है उसमें अवतल किसका प्रयोग होता है? अवतल प्रकार का होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोहा किससे निकाला जाता है? तो लोहा जो निकाला जाता है हेमेटाइट से, याद रखिएगा। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। हिंगुल की बात करें तो सिनेबार यानी पारा का अयस्क है। बॉक्साइड आप सभी जानते हैं एल्यूमिनियम का अयस्क है। और डोलोमाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के दोहरे कार्बोनेट का
पारदर्शी रवेदार खनिज है डोलोमाइट। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन हेमेटाइट। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है, पौधे के छाल से। निम्नलिखित में से खाद्यों का कौन सा समूह पेड़ों के जड़ से प्राप्त किया जाता है? तो पेड़ के जड़ से क्या क्या प्राप्त होता है? तो गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, सलजम हो गया, मूली हो गया, ये सभी पाए जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेटोफोरस का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पे न्यूमेटोफोरस का अर्थ क्या हो जाएगा? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन सही है। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को खाली स्थान मिलाकर दूर किया जा सकता है। तो यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को सक्रिय चारकोल को मिलाकर दूर किया जा सकता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजारने पर दुग्धता किसके बनने से दिखाई देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में से प्रवाहित कराने पर विलयन जो है वो दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया। और ऐसा किस कारण होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होने के कारण होता है। तो सही जवाब है तीसरा ऑप्शन। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? देखिए, एड्स जो है ये वायरस जनित रोग है। HIV वायरस से होने वाला रोग है। और एड्स के लिए कौन सा जांच किया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स के जो विषाणु होते हैं किसे नष्ट करते हैं? तो लिम्फोसाइट को। पोलियो का नैमित्तिक जीव क्या है? तो पोलियो जो होता है ये विषाणु के कारण होता है। सूची 1 को कीट रोगवाहकों का सूची 2 में दिए गए संचारित रोगों से सही जोड़ा मिलाना है। तो सूची 1 में दिया गया है रोग वाहकों की सूची, जैसे कि एनाफ्लीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, रेत मक्खी हो गया, सीसी मक्खी हो गया। और इसके कारण सूची 2 में दिया गया है कौन कौन सी बीमारी है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है 68 का। तो एनाफ्लीज की बात करें तो इसका हो जाएगा मलेरिया। याद रखिएगा, मलेरिया। एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? एनाफ्लीज मादा मच्छर के काटने से मलेरिया। तो 1 का हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है? तो फाइलेरिया होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 3, क्यूलेक्स से फाइलेरिया। उसके बाद रेत मक्खी की बात करें तो इससे होता है कालाजार, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है। और यहाँ पे सीसी मक्खी की बात करें तो नींद की बीमारी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। तो 1 का 4 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो चौथा ऑप्शन ही सही होगा। निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रिक अम्ल को रंगीन करने के लिए उसमें मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आनुवांशिकता यानी कि जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था? तो बहुत ही सिंपल है, बेटसन ने गढ़ा था। याद रखिएगा किसने? बेटसन ने। और जीन शब्द का प्रतिपादन पूछे किसने किया था? तो विलियम जोहानसन ने। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण से हमेशा यहाँ पे बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखते हैं? तो ये इसका कारण है व्यतिकरण। इसी कारण जो सफ़ेद का बुलबुला बनता है, सफ़ेद रोशनी में साबुन का बुलबुला बनता है, सफ़ेद रोशनी में चमकता है व्यतिकरण के कारण। एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में खाली स्थान है? तो एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में होता है पारद वाष्प। भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोट किया गया था? तो आपको याद होगा पोखरण में किया गया था। और पोखरण कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। सैनलैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का
प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है किस प्रौद्योगिकी का? तो याद रखिएगा अंतः स्थापित। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, याद रखिएगा अंतः स्थापित। और साथियों यहाँ पे नीचे सभी प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो सेशन पसंद आया हो तो आप सभी को सेशन लाइक करके ही जाना है।